हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत से चैनल आरटी एकेडमी पर। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आरटी एकेडमी पे। एक लंबे समय से हम मैथमेटिकल टूल्स और उसके बाद यूनिट्स एंड डायमेंशंस और उसके बाद एरर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स भी कर ली। आज नए चैप्टर की बारी है और ये मैथमेटिकल टूल का वो पार्ट है जिसे बच्चे मैथमेटिकल टूल का हिस्सा ना समझ के फिजिक्स का पार्ट ज्यादा समझते हैं, जबकि प्योरली मैथमेटिक्स है। फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड है, खुली मिली। हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको ना आए तो आप मान कर चलिए कि मैथमेटिकल टूल जिस तरह डिफरेंशिएशन के बिना अधूरा है, इंटीग्रेशन के बिना अधूरा है, ट्रिग्नोमेट्री के बिना अधूरा है, उतना ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स में ये वेक्टर्स वाला चैप्टर है। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप मोशन इन 1D, 2D, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, इसके बाद सेंटर ऑफ मास के कांसेप्ट में भी प्रॉब्लम होगी, रोटेशन तो पूरा ही चला जाएगा और 12th क्लास के भी मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट्स आपके खराब हो जाएंगे। ये कह लें कि फिजिक्स के तौर पर आप चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से कल्टीवेट कर नहीं पाएंगे। इसलिए वेक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। तो आप मैथमेटिकल टूल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर्स को देखें। आज के सेशन में हम वेक्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, जान लेंगे कि वेक्टर्स आखिर हैं क्या। दूसरा, वेक्टर्स के से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं वो करेंगे। मैंने बेसिक डेफिनेशंस लिखा है लेकिन कुछ टर्म्स भी जानेंगे, यानी जो शब्दावलियां, जो वोकैब हम वेक्टर चैप्टर में इस्तेमाल कर रहे होंगे वो वोकैब क्या-क्या हैं, क्या-क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, उनके क्या मीनिंग्स होंगे, ये देखेंगे। और उसके बाद वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर के बाद हम अपने इस आज के लेक्चर का, बहुत खूबसूरत लेक्चर है, आप मान के चलिए कि अगर एक मकान बन रहा है तो उसका जो बेस है वो ये है। इसके बाद बहुत खूबसूरत सी इमारत बनाएंगे वेक्टर्स की, लेकिन ये नींव है। ये पोर्शन अगर आपको बेहतर समझ आया, अच्छा समझ आया तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। अच्छा, क्या है? सब्सक्राइब करिए आरटी एकेडमी को और शेयर करिए आरटी एकेडमी को। और दूसरा, मेरा नाम मत भूलिए, इंद्रजीत सिंह। आपको साल भर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट्स खराब हैं अच्छे कर दूंगा, जो कॉन्सेप्ट्स हैं ही नहीं उन्हें बहुत अच्छा कर दूंगा। क्लास 11 पूरा भरोसा करके चलना है और हमसे बातें करनी है। क्या है आज का काम? व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या है? मैं आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि हम चीजों को फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो हम वेक्टर्स को फिजिक्स की परिभाषा के हिसाब से ही समझेंगे या फिजिक्स के परिप्रेक्ष्य में, इसके पर्सपेक्टिव में ही समझेंगे। मैथ्स की ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर नहीं जाएंगे। तो क्या है समझो, कुछ क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यूज, फिजिकल क्वांटिटीज, और उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। उनको एक्सप्लेन करने में मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी। कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जिनको एक्सप्लेन करते समय डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, या ये कह लें कि वो क्वांटिटीज जब एक्सप्लेन हो रही होती हैं तो सेंस ऑफ डायरेक्शन के साथ ही आती हैं। उनके साथ एक सेंस ऑफ डायरेक्शन अपने आप उभर के आता है और हम आंसर में या क्वांटिटी के डेफिनेशन में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी पाते हैं। और अगर डायरेक्शन ना बताई जाए तो लगता है कि यार इसके बारे में ठीक ठाक जानकारी नहीं दी। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मुझसे कहा जाए कि बताओ बेटा कि एक ब्लॉक है, इसका मास 5 किलोग्राम्स है, तो हम कहेंगे ठीक है 5 किलोग्राम से अच्छा लग रहा है। अभी जो 5 किलोग्राम्स मास का बॉडी है, इसके मास को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो मास में कहेंगे हम लोग 5 और फिर कहेंगे किलोग्राम्स। ये है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये है हमारी यूनिट। और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलाने के बाद क्या बनता था? मैग्नीट्यूड। इसमें कहीं कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं आ रहा, कहीं भी कोई भी सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं आ रहा कि ईस्ट है, वेस्ट है, ऊपर नीचे कहां है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम, काम खत्म। लेकिन इसकी जगह पर यह कहा जाता किसी m मास की बॉडी पर फोर्स लगाई गई और ये फोर्स की जो वैल्यू है वो लगाई गई 10 न्यूटन्स। तो कितना एक्सेलरेशन आएगा? तो सारे बच्चे F = ma पढ़ के आए 9th क्लास से, तो हम कहेंगे 10/5 दैट इज 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा तो देखने में लग रहा है, लेकिन एक बात और भी आ रही है
कि ये चलेगा कहां। तो अगर आपसे पूछा जाए कहां चलेगा तो आप सीधे सीधे जवाब देने वाले हैं कि सर ये आदमी राइट में चलने वाला है, इस तरफ वेलोसिटी या सो कॉल्ड एक्सेलरेशन आने वाला है, पार्टिकल इस दिशा में जाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है, अच्छी बात है, इस दिशा में जाएगा। बट सपोज कि मैंने ये फोर्स अगर इसी ब्लॉक पर, मैं इसको इस तरफ बना देता हूं, अगर मैंने इसी ब्लॉक पर ये फोर्स लेफ्ट की डायरेक्शन में लगाया होता कि 10 न्यूटन का था और मास की वैल्यू हमारी हुई 5 किलोग्राम से, तो आप ये पाएंगे कि हमारी बॉडी लेफ्ट की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू वही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। आप देखें कि फोर्स की डायरेक्शन बदलते ही उसका इफेक्ट चेंज हो गया, यानी फोर्स में अपने आप में डायरेक्शन का सेंस इन्वॉल्व है, और जैसे जैसे फोर्स की हम डायरेक्शन बदलेंगे उसके इफेक्ट की डायरेक्शन यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फोर्स का एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए कि आपके पास किसी प्रकार की कोई बॉल रखी हुई है, बॉल है मतलब ऐसे ले लीजिए, दिस इज सम काइंड ऑफ बॉल यू हैव, और इस बॉल का मास मान लीजिए कि 1 किलोग्राम है, और आप इस बॉल पर इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, या ऐसे कह लीजिए कि ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी 10 मीटर्स पर सेकंड, एंड यू अप्लाइड अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। कितना फोर्स लगाया, भाड़ में जाए पर लगाया तो सही, तो मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। व्हाट इज योर एक्सेलरेशन, तो तुम कहोगे 10 by 1 दैट इज 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे अच्छी बात है। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी, तो कोई बच्चा कहेगा जहां फोर्स है वहीं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। देखिए ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। If this is your acceleration, तो गौर से देखें इसकी वेलोसिटी भी राइट में ही थी, इसका एक्सेलरेशन भी राइट में ही आ रहा है, आप देखें तो इसकी वेलोसिटी अल्टीमेटली बढ़ने वाली है। ठीक, इफेक्ट आया, अच्छा लगा। नाउ द सेम बॉल इज टेकन, मास की वैल्यू वही 1 किलोग्राम ली गई। आफ्टर इट इस बॉडी को इस डायरेक्शन में दौड़ाया गया 10 मीटर पर सेकंड से, जैसे ये पहले दौड़ रहा था। अब अचानक इस पर फोर्स पीछे की दिशा में लगाया गया, वही फोर्स है 10 न्यूटन का, तो लॉजिकली इस पे एक्सेलरेशन जो है बेटे वो आएगा फोर्स की डायरेक्शन में a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप देखें कि इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, आप देखें वेलोसिटी कहां है, राइट में, और एक्सेलरेशन कहां है, लेफ्ट में। और जब भी कभी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो वेलोसिटी घटने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, वेलोसिटी गेट्स डिक्रीजेस। अच्छा, यानी फोर्स ऐसी क्वांटिटी है कि जिसमें डायरेक्शन का सेंस अपने आप इन्वॉल्व है, क्योंकि फोर्स की दिशा को बदल देने से उसके इफेक्ट में परिवर्तन आ रहा है। कुछ क्वांटिटीज जैसे कि टाइम के बारे में आप सोचिए, आप ईस्ट में जाकर टाइम देखिए या वेस्ट में जाके टाइम देखिए या नॉर्थ में जाके टाइम देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा सेम रहेगा टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। इसी प्रकार से आप टेम्परेचर किसी बॉडी का मेजर करिए, अगर बॉडी यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे है तो चाहे ईस्ट में जाइए, चाहे वेस्ट में जाइए, या साउथ में खड़े होइए, नॉर्थ में खड़े होइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ क्वांटिटीज का इफेक्ट डायरेक्शन के साथ आता है, कुछ क्वांटिटीज का इफेक्ट डायरेक्शन के बिना आता है। तो वेक्टर्स क्या हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए वी रिक्वायर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन to explain a PQ। अगर हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़े किसी PQ को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो ऐसी वाली PQ जिसमें हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत आन पड़ी, ये दोनों चीजें एक साथ इन्वॉल्व हो रही हैं, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, ऐसी PQ को हम फिजिक्स में कहेंगे कि वो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। यानी if we require magnitude and direction both to explain a physical quantity, then that physical quantity is termed as a vector। I hope समझ आया होगा आराम से। बहुत सारी क्वांटिटीज के एग्जांपल भी हमने लिए हैं, अच्छी तरह समझ आया होगा। अगली तरफ चलते हैं। वेक्टर इन कंट्रास्ट टू स्केलर। स्केलर के रिस्पेक्ट में वेक्टर की कुछ चर्चा। स्केलर की बातें करें स्केलर महाशय कहते हैं कि मेरे पास मैग्नीट्यूड है,
डायरेक्शन की कोई चर्चा नहीं। और वेक्टर कहते हैं कि मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात है वेक्टर में, जो कि मैंने आपको अभी पिछली वाली स्लाइड में नहीं बताई, क्योंकि इंट्रोडक्शन टाइप की चीज थी तो बहुत ज्यादा उस पर नहीं बोलना था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इनमें लिखना चाहूं तो आई कैन राइट डिस्टेंस हियर। इसके बाद मैं चाहूं तो टाइम लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो स्पीड लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो जैसे कुछ भी लिख लो। अगर आपको लिखना है तो एनर्जी लिख सकते हैं, चाहे काइनेटिक चाहे पोटेंशियल है, कुछ भी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। आप चाहे तो पावर लिख सकते हैं, आप चाहे तो लेंथ लिख सकते हैं, आप चाहे तो टेम्परेचर लिख सकते हैं। अब आप वेक्टर्स में आइए, आप डिस्प्लेसमेंट लिख रहे होंगे, आप इसमें वेलोसिटी लिख रहे होंगे, आप इसमें एक्सेलरेशन लिख रहे होंगे, आप लीनियर मोमेंटम लिख रहे होंगे, आप इसमें फोर्स लिख रहे होंगे। ठीक, इस तरह की चीजें। इसमें एक और बात मैं आपको अभी बताता हूं, क्योंकि अब वेक्टर में एक चीज और ऐड होगी। एक क्वांटिटी है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है भैया? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो समझिए। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। हम कहते हैं यहां पर इस दिशा में कोई करंट जा रहा है, तो इस करंट का मतलब होता है dq by dt। व्हाट इज dq by dt? तो मैं इसको अगर हिंदी में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया, इस बात की गणना कहलाती है कि हम करंट निकाल रहे हैं। और पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होकर जाएगा उसी डायरेक्शन में हम करंट को मानते हैं। यानी करंट में अपना मैग्नीट्यूड होता है, इसमें अपनी डायरेक्शन होती है। तो ये कैसी क्वांटिटी हुई? ये हुई स्केलर क्वांटिटी। ये क्या बकवास है? सच बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, पर इलेक्ट्रिक करंट फिर भी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होती। पर वेक्टर की तो डेफिनेशन यही थी कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों चीजें होते ही वो वेक्टर बन जाएगा। अधूरी बात थी, अब उसको पूरा करने का समय आ गया। पूरी बात क्या है वो सुने। वेक्टर कहता है कि मेरे 3 पैरामीटर्स हैं। पहला कि मैं मैग्नीट्यूड जरूर रखूंगा, जवाब है हाँ। दूसरा कि मैं डायरेक्शन जरूर रखूंगा, हाँ। और एडिशन लॉज फॉर वेक्टर्स, इन्हें जरूर फॉलो करूंगा। ये एडिशन लॉज क्या निकला है? बेसिकली वेक्टर्स जो हैं उनको जोड़ने घटाने का तरीका बहुत अलग है, उनका अलजेब्रा अलग है। हमारे बेसिक नंबर्स की तरह जैसे 3 और 4 को ऐड करो तो 7 आना चाहिए, वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3.5 भी आ सकता है। हाँ, ऐसा है। और वेक्टर को जोड़ने के कुछ नए नियम होते हैं। जो क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ में वेक्टर को जोड़ने के इस तरह के नियम जो मैंने आपको बताया, आगे हम लोग इस चैप्टर में डील कर रहे होंगे इन लॉस को, वो भी फॉलो करे वो वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड आपके पास है, डायरेक्शन आपके पास है, लेकिन इस तरह के लॉस को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो स्केलर है, वो स्केलर है। विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आप किसी डायरेक्शन में 4 मीटर चले जाते हैं, फिर उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेटा 3 मीटर चले जाते हैं, एंड यू गेट टू नो कि आप इतना डिस्प्लेस हुए। अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो 3 4 के ट्रिपलेट बनाएंगे तो आंसर आएगा 5। इफ आई से कि बच्चे आप यहां पर मुझे डिस्टेंस बताइए कितनी चली, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस का सीधा सा मतलब होता है टोटल पाथ की लेंथ। तो पहले 4 मीटर चले, फिर 3 मीटर चले, यानी कि हम टोटल कितने चले? 7 मीटर्स। और अगर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना चले, तो डिस्प्लेसमेंट कही जाती है कि मेरा इनिशियल पोजीशन क्या था और फाइनल पोजीशन क्या है, यहां से यहां तक जाना।
लीनियर सेपरेशन, और वो आपको शायद 5 मीटर्स दिखाई दे रहा है। तो टू डिफरेंट आंसर्स आर देयर। तो ये डिस्प्लेसमेंट को देखिए आप, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी में आपको दिखाई दिया कि 3 और 4 ऐड होके 7 नहीं बना रहे हैं वेक्टर्स, कुछ अलग बना रहे हैं, इनका अलजेब्रा अलग है। जो लोग अलजेब्रा फॉलो करते हैं अलग वाला वो वेक्टर्स हैं, जो नहीं करते वो नहीं है। करंट हमारा उसी धोखेबाज आदमी में। करंट को मैं आपको बताता हूं, इस तरह से करंट मान लीजिए आ रहा है और इसके परपेंडिकुलर करंट एक और आ रहा है और ये करंट आगे चला जा रहा है 90 डिग्री पे। बेटा देखिएगा, यहां से 4 एम्पियर आ रहा है, यहां से 3 एम्पियर आ रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि आगे की तरफ 7 एम्पियर जाएगा, क्योंकि 4 कूलम्स पर सेकंड इधर से, 3 कूलम्स पर सेकंड इधर से, तो जब 7 कूलम का चार्ज आ रहा है तो कॉमन सेंस से आगे भी 7 कूलम्स का ही चार्ज जाएगा, 7 चला गया। तो भले ये 90 डिग्री पे दो डायरेक्शन वाली चीजें ऐड हो रही हैं, लेकिन 4 + 3 का आंसर 7 ही दे रही है, यानी इनको जोड़ने घटाने का जो नियम है वो अपने बेसिक नंबर्स के जैसा है। एंड देन दिस करंट इज सेड टू बी स्केलर। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट अलजेब्रा फॉर वेक्टर्स, जो अभी मैंने बात की थी वो यही था कि अलजेब्रा फॉर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के जैसा है कि आप ये लिखिए और उसके बाद आप ऐसे बनाइए और उसके बाद आप कलर को चेंज करके ये कर लीजिए, एंड यू विल फील कि यार गड़बड़ कर दी आप लोगों ने। यहाँ 4 मीटर लिखा, यहाँ 3 मीटर लिखा, और जो डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट आ रहा है वो तो 5 है, यानी 4 + 3 जो है वो 5 निकल आ रहे हैं, 7 नहीं हो रहे हैं। यानी यहां का जो ये प्लस हो रहा है ये ऑर्डिनरी प्लस नहीं है, ये ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है। वी कॉल इट एज वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को जोड़ने के नए नियम। क्या है वेक्टर एडिशन वो हम करेंगे बाद में, लेकिन जिस प्रकार से मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको थोड़ी सी राय दे रहा हूं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़कर बात बनती है, इसी तरह हम वेक्टर जितने भी वेक्टर्स हैं, फोर्स हो, मोमेंटम हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, व्हाटएवर जो भी हो, वो सारे इसी तरह से ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। कुछ नया नियम है वो करेंगे, ट्रायंगल लॉ बोलेंगे, पैरेललोग्राम लॉ बोलेंगे, पॉलीगॉन लॉ बोलेंगे, लेकिन समय के साथ। फिलहाल तो डिफरेंट अलजेब्रा फॉलो करते हैं, तो ये एजेंडा है जो हम अपने माइंड में सेट करते चलेंगे वेक्टर्स के रिगार्डिंग। एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया, तो आई डोंट थिंक इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि वी हैव गॉन 10 मीटर्स फॉरवर्ड एंड देन वी मूव बैक फॉर 4 मीटर्स, हम 4 मीटर वापस आ जाए। अब कोई कहे कि बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट था, तो आप कहेंगे ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और यहां मैं अब फाइनल पोजीशन पे खड़ा हूं। 10 मीटर की टोटल लंबाई थी और 4 मीटर की ये लंबाई है, तो कॉमन सेंस में 4 वापस आ गया हूं, तो ये कितना बचा है, ये जिसे हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली 10 - 4 यानी कि 6 मीटर्स का है। इसी जगह पर अगर मैं ये ऐसे और ये ऐसे, ये 10 मीटर और ये 4 मीटर गया होता, तो जो मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट आता वो ऐसे आता, ये आता, और जो ये क्वांटिटी लिखी जाती, आप सबको पता है कि राइट एंगल मैंने बनाया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर ये आता। तो डिस्प्लेसमेंट अलग तरह से ऐड हो रहा है। ये जो आपको बेसिक आइडिया पता है, यही वेक्टर को जोड़ने के नए तरीके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर पर आते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आज का एजेंडा यही है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो हम वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन जानबूझकर एरोस से करते हैं। ठीक, हम क्या लिखेंगे, वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स बाय एरोस। हम वेक्टर्स को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि कोई फोर्स है, एग्जांपल फोर्स का लिया गया, और फोर्स मान लीजिए 10 न्यूटन्स की है और वो ड्यू ईस्ट लग रही है, यानी ईस्ट की दिशा में काम कर रही है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इस एरो का, वी रिप्रेजेंट द फोर्स बाय दिस एरो। ये जो लेंथ है एरो की, ये बताएगी मैग्नीट्यूड को।
जितना बड़ा मैग्नीट्यूड उतनी बड़ी लेंथ। जैसे हम ग्राफ में स्केल ड्रॉ करते थे, स्केल बनाते थे, उस स्केल में हम कहा करते थे कि 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 किलोमीटर के बराबर है। उसी तरह हम यहाँ पर स्केल बना लेंगे कि 1 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि 1 न्यूटन की फोर्स, 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 न्यूटन की फोर्स, और 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 10 न्यूटन की फोर्स, एंड हेंस द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसमें दो चीजें हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये कहलाता है टेल ऑफ एरो, और ये जो दिखाई दे रहा है ये कहलाता है हेड ऑफ एरो। तो जो डायरेक्शन है, सब बच्चों को कॉमन सेंस से समझ आनी चाहिए कि डायरेक्शन का मतलब है कि फ्रॉम टेल टू हेड, टेल से हेड की तरफ, यानी जिस दिशा में जा रहा है हेड उसी दिशा में है वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक, जहां हेड वहां डायरेक्शन। तो कोई वेक्टर अगर मान लीजिए किसी ऐसी दिशा में तो अच्छी बात है, किसी ऐसी दिशा में तो अच्छी बात है, किसी ऐसी दिशा में तो अच्छी बात है, कोई ऐसे है, तो डिफरेंट डायरेक्शंस डिफरेंट एरोस बनवा लेंगे। कोई बच्चा ऐसा पूछ सकता है कि सर कोई ऐसा वेक्टर भी हो सकता है कि मैंने मान लीजिए इस स्मार्ट बोर्ड पे अंदर की तरफ फोर्स लगाया, तो क्या आप वेक्टर ऐसे 3D में बनाओगे क्या? तो अगर आपको इस स्क्रीन के, इस बोर्ड के अंदर का कोई एरो बनाना है, जिस प्लेन, जिस सरफेस पे आप बातें कर रहे हैं उसमें गोला बनाकर क्रॉस बनाने का मतलब है कि जिस प्लेन की चर्चा हम कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड यानी अंदर की ओर। और अगर कोई अंदर से बाहर की तरफ रिएक्शन आ रही है, अंदर से बाहर की तरफ कोई चीज निकल कर आ रही है, तो हम प्लेन के ऊपर गोला बनाएंगे और कहेंगे परपेंडिकुलर आउटवर्ड द बोर्ड। आप मानकर चलिए कि अगर आप बाहर से खड़े होकर बोर्ड के अंदर फायर करेंगे तो बुलेट अंदर जाएगी, और अंदर जाने का मतलब क्रॉस का साइन है, और अगर अंदर से कोई फायर करेगा तो बुलेट इस बोर्ड से निकलकर आप तक आएगी, तो हम इसमें डॉट आउटवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। दीज आर द डायरेक्शन नोटेशंस। कंपैरिजन भी करके देख लें। मान लीजिए कि दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं इसी दिशा में, और मैं जानबूझकर कह रहा हूं कि ये d1 वेक्टर है और ये d2 वेक्टर है, तो बताइए कौन बड़ा है? तो आपको दिखाई दे रहा है कि d1 बड़ा हो जाएगा d2 से। कारण क्या है कि जो लेंथ ऑफ एरो है वो d1 की बड़ी है, d2 की छोटी है, और हमें पता है कि जितना बड़ा लेंथ उतना बड़ा मैग्नीट्यूड। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स। आगे सिंबल्स यूज्ड फॉर वेक्टर। वेक्टर को यूज करने के क्या सिंबल है? मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी है जैसे कि फोर्स, और इस फोर्स के लिए हम कोई सिंबल इस्तेमाल करना चाहते हैं F। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करें, ये कैसे बताएं कि ये सच में वेक्टर क्वांटिटी लिखी है हमने? तो व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू राइट वेक्टर्स वी यूज एरोस ऑन द टॉप ऑफ द सिंबल। सिंबल के ऊपर हम इस प्रकार से एक एरो बना देते हैं, और इस एरो से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये जो क्वांटिटी लिखी गई है इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है और वो वेक्टर है। इस वाले एरो का जो ये F के ऊपर लगाया गया, इस वाले एरो से कोई संबंध है? तो जवाब है नहीं। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, वी रिप्रेजेंट द वेक्टर्स बाय दिस। ये वेक्टर ड्रॉन है, और जबकि अगला वाला जो ये एरो है ये सिर्फ बता रहा है कि जिसके लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं F, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसको उल्टा सीधा ऊपर नीचे कुछ नहीं करना, ये ऐसा बना रहेगा। ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, और जबकि वो वेक्टर कहां काम कर रही है, कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है, ये सारी बातें इन एरो से पता चल रही। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर वाला एरो अलग है, और ये इसके ऊपर वाला एरो अलग है। तो हम इसको कहते हैं कि shows F is a vector। क्लियर है? अब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी A के बारे में चर्चा करते हैं। A के ऊपर एरो बना दें तो भी इन्हें हम वेक्टर कहेंगे कि हाँ A वेक्टर है। इसके अलावा कई बार कई किताबें सिर्फ बार बना के दे देती हैं, एंड स्टिल वी अंडरस्टैंड कि ये वेक्टर का ही नोटेशन है। एरो बनाओ, बार बनाओ, दोनों के दोनों वेक्टर के नोटेशन से, सिंबल से। इसी प्रकार से कई किताबों में क्या होता है, वेक्टर में कोई एरो या बार बना के नहीं देते, दे राइट सिंबल्स विद वेरी बोल्ड लेटर्स। मतलब गाढ़ा गाढ़ा लिख देंगे, बोल्ड लेटर्स में लिख देंगे, तो ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि ये वेक्टर्स लिखे गए हैं। ठीक है ना? एक और नोटेशन है, मैंने एक प्रोफेसर साहब को देखा था पढ़ाते हुए कि वो ए बनाएंगे, वेक्टर लिखेंगे, उसके नीचे बार बनाएंगे।
और ये भी एक तरह का अच्छा वेक्टर का नोटेशन है। हमारा सिलेबस और हमारी किताबें और हमारा डेली लाइफ जो चलेगी एक दूसरे से इंटरेक्शन के लिए, वो इस कन्वेंशन को फॉलो करेगी। वी विल फॉलो, हम इसे फॉलो करेंगे और किसी को नहीं। क्लियर है मेरी बात? अच्छा साहब, आइए टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत तरह के वेक्टर्स होते हैं, बहुत तरह के। कितने तरह के? अलग अलग तरह के वेक्टर्स होंगे। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई सेम डायरेक्शन में होगा, कोई जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसे वेक्टर्स होंगे जो एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे होंगे, ऐसे वेक्टर्स होंगे जो एक जगह पे आके कन्वर्ज हो रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि वी हैव टू वेक्टर्स, ये और ये क्या एक जगह पे कन्वर्ज हुए, इस जगह पे मिल गए आकर। मान लीजिए कि वी हैव अ थर्ड वेक्टर लाइक दिस, इट इज आल्सो मर्जिंग एट द सेम पॉइंट, पर कोई चौथा वेक्टर वो सेम पॉइंट पे मर्ज नहीं कर रहा, तो आप ये कहने लग जाएंगे कि सर ये जो 1 2 3 एंड 4 हैं, इनमें से 1 2 3 कन्वर्ज एट द सेम पॉइंट। ये तीन चीजें एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं, दे कन्वर्ज एट द सेम पॉइंट। ये खासियत हो गई इनकी। इसी प्रकार हम लोग इन पैरामीटर्स के हिसाब से वेक्टर्स की कई प्रजातियां बनाते हैं, कई क्लासिफिकेशंस बनाते हैं, उनके नाम देते हैं, उनकी डायरेक्शंस देते हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पैरेलल वेक्टर्स क्या है? पैरेलल का मतलब एक दूसरे के पैरेलल। तो इसमें क्या ही चमत्कार है? चमत्कार ये है कि इफ वी हैव अ वेक्टर एंड इफ वी हैव अनदर वेक्टर जिनकी डायरेक्शंस सेम हो, तो हम कहने लग जाते हैं कि वो पैरेलल वेक्टर्स हैं। टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस, two vectors having same directions। सेम डायरेक्शन होने का मतलब क्या उनके मैग्नीट्यूड बराबर हो? नहीं, कोई गारंटी नहीं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मैंने इसीलिए एक छोटा एक बड़ा आपको ड्रॉ करके दिया है। I represent this vector by A vector and this vector by B vector। मैं इनको नाम दे देता हूं A और B। ये पैरेलल वेक्टर्स है, दिशा एक ही है, दोनों का एरो एक ही तरफ है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, इस वजह से इनका नाम रखा गया है पैरेलल वेक्टर्स। एक बात दिमाग में रखेंगे, आगे चल के सीखेंगे कि पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ये विशेष ध्यान रखेंगे। ये 0 डिग्री कहां से आया, ये आज का एकदम आखिरी का एजेंडा, वहां सिखाऊंगा एंगल कैसे निकलते हैं, पर अभी याद रखें पैरेलल वेक्टर्स में 0 डिग्री का एंगल रहेगा। अगला देखें एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल क्या है? मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ये और फिर एक वेक्टर ये, ठीक। I represent this vector by A vector and this vector by B vector। तो आप देखें दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम कहेंगे हाँ पैरेलल हैं। मैथ के हिसाब से तो पैरेलल ही दिख रहा है। दूसरी बात, क्या आप इसको ऐसे समझें, क्या डायरेक्शन सेम है? तो हम कहेंगे डायरेक्शंस आर जस्ट ऑपोजिट। 180 डिग्री मुड़ गया, एक ईस्ट में तो एक वेस्ट में, एक नॉर्थ में तो एक साउथ में, इस वजह से बोला गया दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री से। पैरेलल हो, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन एक की डायरेक्शन ईस्ट है, एक की डायरेक्शन वेस्ट है, दोनों की डायरेक्शंस जस्ट एक दूसरे से उल्टी हैं, इस वजह से हम कहेंगे कि ये पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल है। यानी फिजिक्स में अब जब पैरेलल शब्द का इस्तेमाल होगा तो हम उनको एक दिशा में मान रहे होंगे, और एंटी पैरेलल का इस्तेमाल होगा तो हम कहेंगे है तो पैरेलल ही लेकिन डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। तो फिजिक्स और मैथ की थोड़ी परिभाषाओं में अंतर रहता है, दिमाग में रखेंगे इस बात को। फिलहाल इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री माना जाता है, और मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं कि थीटा क्या है। विशेष ध्यान रखें, दोनों के मैग्नीट्यूड्स के बराबर होने का कोई लॉजिक नहीं है। बराबर हो जाएं तो हो जाएं और ना हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला देखें इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, वेक्टर्स अगर लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में दो बातें आती होंगी इतनी देर में, कि जब वेक्टर शब्द आए तो वेक्टर के साथ दो बातें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे इक्वल मैग्नीट्यूड देना है दोनों वेक्टर्स का, और साथ साथ में सेम डायरेक्शन भी देनी है, सेम डायरेक्शन भी देनी है। क्योंकि अगर मैंने इन दोनों पैरामीटर्स में से एक भी
पैरामीटर को अलग कर दिया तो वेक्टर के अपनी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी दो वेक्टर्स की, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि वो बराबर हैं, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है और दो वेक्टर को आपस में बराबर करने के लिए बोथ द प्रॉपर्टीज मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, आइडेंटिकल होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई एम ड्राइंग अ वेक्टर लाइक दिस आई मस्ट ड्रॉ अ वेक्टर लाइक दिस अगेन, और इन दोनों की आप देख पा रहे हैं कि लेंथ्स आर सेम। लेंथ सेम होने से हमने ये इंश्योर किया कि जो भी क्वांटिटी लिखी है, वेदर इट इज डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम और वेलोसिटी और फोर्स और एनीथिंग एल्स, जो भी वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं क्योंकि लेंथ बराबर दिया। और साथ में आप देखें कि दोनों की डायरेक्शन सेम लिखी हुई है क्योंकि थीटा की वैल्यू मैंने दोनों के बीच में 0 यानी कि डायरेक्शन सेम दी है। अच्छा, तो ये इक्वल वेक्टर्स हैं? जी हाँ, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। यू नीड कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बराबर हो। दूसरी बात, जो इक्वल वेक्टर्स होंगे वो इक्वल वेक्टर गारंटी के साथ पैरेलल होंगे ही होंगे। ठीक, हम कहेंगे ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि अगर इक्वल होना है तो डायरेक्शन को तो सेम होना ही है, और पैरेलल की तो कंडीशन सिर्फ डायरेक्शन पे ही बेस्ड थी। हाँ, लेकिन हम कहेंगे कि नॉट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल। सारे के सारे वेक्टर्स जो पैरेलल हैं वो इक्वल हो इस बात की गारंटी नहीं। कारण क्या है कि इक्वल की डिमांड क्या है? डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड को छोड़ दो, डायरेक्शन सेम है कि नहीं? है। पैरेलल की डिमांड क्या थी? सिर्फ डायरेक्शन सेम की, तो इक्वल तो डिमांड पूरी कर रहा है, तो ऑल द इक्वल्स आर पैरेलल। लेकिन पैरेलल क्या कह रहा था? पैरेलल कह रहा था मुझे सिर्फ डायरेक्शन सेम चाहिए। तो अगर मैग्नीट्यूड बदल भी जाए तो जो डायरेक्शन का केस है वो तो फुलफिल हो ही रहा है, जैसे हम लोगों ने पैरेलल वेक्टर्स में किया भी था। पैरेलल वेक्टर्स में देखो मैग्नीट्यूड अलग है कि नहीं और डायरेक्शन सेम है, तो पैरेलल खुश था इसमें, पर इक्वल इसमें खुश नहीं है। इक्वल कह रहा है कि देखो भाई इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स में इतना बड़ा अंतर है, ये डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं। तो ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट नॉट ऑल पैरेलल आर इक्वल। ठीक, अगला देखें, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बड़ा सिंपल है। मान लीजिए कि वेक्टर है, इट इज सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप कंसीडर कर लीजिए, और आपने जानबूझकर इस राइट की डायरेक्शन को कैसा कंसीडर किया हुआ है? पॉजिटिव। तो यू थिंक कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है तो लेफ्ट डायरेक्शन मस्ट बी सम नेगेटिव वन। अब कोई बच्चा कहे कि सर अगर इसमें इस प्रकार से इसमें रोटेशन पैदा कर दिया जाए, इसे घुमा दिया जाए, जैसे मैं अभी आपके सामने इसे घुमा रहा हूं, ये एंटी क्लॉकवाइज, और कितना घुमा देना है? इसको घुमाना है 180 डिग्रीज, तो ये बेचारा ऐसे घूम जाएगा। ठीक, अब मैं अगर इससे पूछूं इसकी डायरेक्शन कैसी है तो ये पॉजिटिव, और इससे पूछूं कि डायरेक्शन कैसी है तो ये कहेगा हम नेगेटिव। अच्छा, जबकि ये अगर इसका मैग्नीट्यूड कुछ m है तो m पॉजिटिव, और भाई साहब का मैग्नीट्यूड भी m ही है क्योंकि मैंने सेम वेक्टर को रोटेट किया है, तो m तो नहीं बदलेगा, लेकिन m कैसा हो गया? नेगेटिव। तो वी हैव मेड अ पॉजिटिव वेक्टर इनटू इट्स नेगेटिव वेक्टर, और अगर इससे 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में, यानी अपना नेगेटिव बना लेंगे। एंड वी कॉल एंड वी से कि हमने एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बना लिया। कैसे बनाया? 180 डिग्री रोटेट करके। तो हम कहेंगे if we rotate a vector by 180 degrees, we get negative of that vector। अगर हम एक वेक्टर को 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो हम उसको उसका नेगेटिव प्राप्त कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि if A and B are negative of each other, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं, तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड में डब्बे लगा रहा हूं, उसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है, डायरेक्शन कंसीडर नहीं की जा रही, वो बराबर है। और दूसरा, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। और यार एंगल 180 डिग्री होते तुम्हें याद आता है ये तो एंटी पैरेलल।
हाँ, यानी ऑल द नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। तो हम क्या कहने वाले हैं, ऑल द नेगेटिव वेक्टर्स, किसी की रिस्पेक्ट में नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, ठीक। बट ऑल एंटी पैरेलल आर नॉट नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव नहीं होंगे। क्लियर है, कॉमन सेंस है। डायरेक्शन इसके, देखो एंटी पैरेलल की डिमांड सिर्फ डायरेक्शन की है और नेगेटिव वेक्टर्स की डिमांड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों की है, तो ये तो दोनों ही फुलफिल कर रहा है, पर ये डायरेक्शन तो फुलफिल करेगा लेकिन मैग्नीट्यूड फुलफिल नहीं करेगा। वही कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, जैसे ये all the vectors are initiating from the same common point। आप देखिए इनका नाम रख देते हैं, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D, and I say कि common initial point। एक जैसा ही इनिशियल पॉइंट आपस में इन्हें मिलेगा, यानी स्टार्ट सेम पॉइंट से हो रहा है, ऑल आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। ऑल आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। उनको कहेंगे को इनिशियल, नाम से दिख रहा है यार, को मतलब एक इनिशियल वेक्टर, मतलब एक ही जगह से स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स को चमत्कार नहीं इसको पढ़ना है। कॉन्करेंट वेक्टर्स को देखें आप। कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या कह रहे हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स ऐसे कह रहे हैं कि मान लो एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, ये चौथा वेक्टर है, ठीक, यहां कहीं पांचवा वेक्टर है, इसको नाम दीजिए वेक्टर 1, ये वेक्टर 2, ये वेक्टर 3, ये वेक्टर 4, ये वेक्टर 5। तो आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 एक कॉमन पॉइंट पर आते हैं और 5 नहीं आता, तो हम कहते हैं कि 1 2 3 and 4 are concurrent vectors। कॉन्करेंट वेक्टर्स ये कहते हैं, मतलब ऐसे वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे हैं। वेक्टर्स which converge, कन्वर्ज होना मतलब एक जगह पे आकर मिल जाना, एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाना। आप देखें सारे वेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा पीछे लाएं तो सबके हेड यहां पर आ रहे हैं, एक ही जगह पे जहां कट हो रहा हो, सारे एक ही कॉमन पॉइंट से कट होके जा रहे हैं एट द सेम पॉइंट। जितने वेक्टर्स एक कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे, मिलेंगे, एक कॉमन पॉइंट को कट करेंगे, उन्हें हम लोग नाम देंगे कॉन्करेंट वेक्टर्स। अब अगला जो एजेंडा है वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो देखते हैं। वी हैव सम वेक्टर लाइक दिस, वी हैव अनदर वेक्टर लाइक दिस, एंड वी हैव जॉइंड देम टेल टू टेल। ये हमने इन्हें टेल टू टेल जोड़ दिया। हम कहते हैं ये वेक्टर ए है और इसे नाम देते हैं कि वेक्टर बी है। और ध्यान रखिएगा कि एंगल निकालते वक्त हमने इन्हें कैसे जोड़ा है, टेल टू टेल। ठीक, लिख लेते हैं यहां पे टेल टू टेल कनेक्शन करना है, टेल टू टेल कनेक्शन करना है। ठीक, टेल टू टेल कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाई देगा कि वी हैव टू काइंड्स ऑफ एंगल्स, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। तो इनमें से जो स्मॉलर एंगल है, ये अंदर जो बना हुआ है, ये कहलाता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हम इसे, ये जो बड़ा सा एंगल है, इसे डिस्कार्ड करते हैं, सेलेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है मेरी बात, आई हो समझ आई होगी। तो हम लिख भी लेते हैं इस डेफिनेशन को, और क्या लिखेंगे गौर से देखिएगा। इफ वी जॉइन टू वेक्टर्स, ये दो के लिए डिफाइंड है। इफ वी जॉइन टू वेक्टर्स टेल टू टेल, then
smaller angle between them is called angle between two vectors। अगर हम दो वेक्टर्स को टेल टू टेल जोड़ें और उसके बाद उनमें छोटा वाला एंगल कंसीडर करें तो वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। दिस इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इंपॉर्टेंट क्या है? दो शब्द इंपॉर्टेंट है। आप देखिए दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर्स को कैसे जोड़ना है टेल टू टेल, तभी आपको एंगल मिलेगा, अन्यथा आप एंगल में गलती करेंगे। और दूसरी बात, उनके बीच का कौन सा एंगल? स्मॉलर एंगल। ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मिस किए मिस्टेक भी तो आप एंगल नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा ठीक है, सारी बातें हो गई। आज का लेक्चर यहां पर हो होता है। हमने सारी बेसिक फंडामेंटल बातें कर ली, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ ली, जितनी जरूरत उतना काम कर लिया है। इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमारे बोर्ड्स में इतना इसमें स्ट्रेस भी नहीं दे देना है, सवाल आने नहीं। और जितना काम हमें करना है वो काम हम कर चुके हैं। और ये एग्जॉस्टिव कवरेज है, बहुत अच्छी है। आप मान के चलिए कि आपको जितना पढ़ना है उससे ज्यादा पढ़ाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा पढ़ाया जा रहा है। आप इस लेक्चर को पूरा देखें, इससे नोट्स बनाएं और प्रिपेयर करें और अपनी भाषा में डेफिनेशंस लिखें। अपनी लैंग्वेज में खुद से पेन चलाएंगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। फिलहाल तो नाम मेरा इंद्रजीत है, आप सब जानते हैं। आपको फिजिक्स पढ़ाने आए हैं हमारे खूबसूरत से चैनल आरटी एकेडमी पर। और आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि हमारा ये जो वेक्टर की सीरीज है ये आपको पूरी मिलती रहे। फ्यूचर में भी दूसरे सब्जेक्ट में भी जो लेक्चर चल रहे हैं वो आपके पास आते रहें। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आरटी एकेडमी को नाम मत भूलिए हमारा इंद्रजीत। और थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। इस वेक्टर्स की सीरीज में अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। टिल देन देखिए लेक्चर, नोट्स बनाइए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।